तो चलिए स्टूडेंट्स, अब SN2 करने की बारी है। लास्ट लेक्चर में हमने SN1 पढ़ लिया था, तो ये भी एक क्रैश कोर्स का ही हिस्सा होने वाला है। और इसमें हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पढ़ने वाले हैं, या फिर इन शॉर्ट बोले तो SN2 रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें से। तो देखेंगे कि SN2 की मैकेनिज़्म किस तरीके से होते हैं और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे SN2 डिपेंड करता है आपका। तो अगर आपने इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके लिए और ढेर सारी वीडियो लाते रहें। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए सर, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। SN2 रिएक्शन, देखो SN2 रिएक्शन की देखते हैं सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में किस तरीके से होती है ये। तो बड़ी ही सिंपल रिएक्शन होती है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपका अल्काइल हैलाइड होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका आर न्यूक्लियोफाइल में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर SN2 और SN1 काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि SN1 में जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था तो उसमें भी तो आपने आर और न्यूक्लियोफाइल यही प्रोडक्ट बनाया था। तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि ये SN1 और SN2 आपस में डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, तो इसके मैकेनिज़्म देखते हैं, दोनों किस तरीके से अलग है वो भी देखेंगे। मैकेनिज़्म देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन के साथ मैंने R लगाया और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पर ड्यूटेरियम लगाया, और जैसे कि मैंने यहाँ पर X लगा दिया, कोई भी हैलोजन। अब मैं यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ जो कि आपका स्लो स्टेप होने वाला है। और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से आएगा इस तरीके से जो X है इसके बैक साइड से आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये इधर से आता न्यूक्लियोफाइल, तो X के पास क्या होता? X के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर यूँ कह सकते हो, क्योंकि हेलाइड होने वाला है। तो इसके लोन पेयर या फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होती है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को आगे से ना आकर पीछे से ही आना पड़ेगा इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए। इसीलिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा कहाँ से आएगा? इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके बाद आप क्या बनाते हैं? इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है और एक्स जो है या फिर हेलोजन है या लिविंग ग्रुप है, वो आपका लीव कर रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है? ये आपका इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक तरीके से होती है, तब उसको क्या कहते हैं? एक साथ हो रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है कार्बन के साथ जुड़ जाता है और आपका हाइड्रोजन रहता है और ड्यूटेरियम यूं का यूं रहता है आपका। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, और साथ में लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर गया है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव कर गया। ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म होती है। और जैसा कि स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करूँ तो SN1 में जो स्टीरियो केमिस्ट्री आ रही थी वो रिटेंशन भी हो रहा था और आपका इन्वर्जन भी हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्योरली आपको क्या मिलेगा? प्योरली आपको मिलेगा क्या? इन्वर्जन ही मिलेगा, क्योंकि जो एक्स है जो लीव किया है उसके ऑपोजिट में आके जुड़ा है न्यूक्लियोफाइल। मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी रही होगी, जो स्टीरियो केमिस्ट्री इस वाले इसमें रही होगी, वो उसकी अपोजिट इसमें रही होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी तरफ आके जुड़ा है। तो इसीलिए जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, या फिर यूँ बोले तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN2 में पूछा जाएगा आपसे कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है, तो आप क्या बोलेंगे? SN2 में होता है। और बोलेंगे कि इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों ही मिल रहा है तो SN1 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप SN2 और SN1 में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा था, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो SN2 में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में हमेशा कार्बोकैटायन बनता है। तो इधर से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिएक्टिविटी देखेंगे इसकी किस तरीके से। फिलहाल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स तो ये कहती है इसकी जो है बायोमोलिकुलर 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 वन स्टेप एक स्टेप में हो रही है, वन स्टेप कंसर्टेड कंसर्टेड प्रोसेस।
ठीक है, एक स्टेप में ही हो रही है। और कंसर्टेड प्रोसेस का मतलब कि जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है वो आपका कंसर्टेड प्रोसेस, आपका कंसर्टेड स्टेट या फिर प्रोसेस होता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें जो है सेकंड ऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब कि जो रेट है वो डिपेंड कर रही है आपकी किस किस पर। एक तो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही है, अगर आप ठीक से देखें तो। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो फर्स्ट स्टेप में या फिर यूँ बोले स्लो स्टेप में या फिर बोले तो आरडीएस स्टेप में अटैक कर रहा है। और कभी भी आरडीएस स्टेप में जितनी भी स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं वही उसकी रेट को डिटरमाइन कर देती है। कार्बोकेटाइन में सिर्फ रिएक्टेंट जो था वो डिटरमाइन कर रहा था उसकी रेट को, इसीलिए वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर थी और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रेट होती है SN2 में। तो साथ साथ मैं आपका SN1 भी रिवाइज करवाता चल रहा हूँ, तो देखते रहिएगा इस तरीके से आप। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं कि एल्काइल हैलाइड को RX को इसकी मैंने कंसंट्रेशन को अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक या फिर रेट ऑफ SN2 क्या होगी, रेट ऑफ SN2 क्या होगी, रेट ऑफ SN2 क्या होगी। तो देखिए सेकंड ऑर्डर है, अगर आप रेट को डबल करेंगे तो द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑल्सो विल डबल। मतलब इसकी रिएक्शन को अगर डबल करेंगे तो रेट भी आपकी क्या हो जाएगी, डबल ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका रहने वाला है। अगर मान लो अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर दूं, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, कंसंट्रेशन को मैं अगर डबल कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेट होगी वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रहा है आपकी बार। ठीक है, SN1 में न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए SN1 में जो रेट थी वो इंडिपेंडेंट थी न्यूक्लियोफाइल के। लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो आपका ऑटोमेटिकली रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या फिर मैं रिएक्टेंट को डबल कर देता हूँ तो ये रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रहने वाला है। SN1 और SN2 में आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट को लेकर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म मतलब कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। जैसा कि आप देख रहे थे SN1 में, उसमें कार्बोकैटायन जो था एज ए इंटरमीडिएट निकल कर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसकी बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ SN2 की रेट किस तरीके से अफेक्ट करती है, तो पहला अगर मैं लूँगा तो इसमें CH3 जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इसको इस तरीके से होगा। 3 डिग्री ऑलमोस्ट जो होता है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है। इसका रीज़न क्या होता है बच्चों, इसका रीज़न सिंपल सा ये होता है कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर अगर 3 डिग्री ले लूँ, मैं 3 डिग्री ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल लाइट ले लूँ तो जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला वो बहुत ही क्राउड में से आएगा तो इसको कहेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है। SN1 में क्या हो रहा था कि कार्बोकैटायन बन रहा था, कार्बोकैटायन बनने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए उसको 3 डिग्री चाहिए था ताकि ये 3 कार्बन से या 3 CH3 से क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। लेकिन ऐसी इसमें कोई कंडीशन नहीं है SN2 में, इसमें सिंपल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपके RDS स्टेप में। तो यहाँ पर इसको कम क्राउडेड चाहिए, कम क्राउड होगा तभी न्यूक्लियोफाइल ने बेटर वे आपका रिएक्ट कर पाएगा, अदरवाइज ये स्टेरिक हिंड्रेंस का शिकार हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं जो क्राउडिंग होती है, ये वाली R की क्राउडिंग, इस क्राउडिंग को क्या रखना चाहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो CH3 हुआ तो इसकी जो रिएक्शन है सबसे फास्ट होगी एज कंपेरिजन टू CH3 CH2X, इसके कंपेरिजन में तो ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे किसकी, आगे बात करेंगे, अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेशन की, बात करूँ न्यूक्लियोफाइल की, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की मैं अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, रेट ऑफ इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा एक्स नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आने वाला है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही जल्दी से अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी ऑफ न्यूक्लियोफाइल उतनी ही ज़्यादा या फिर उतनी ही रेट ऑफ SN2 जो होगी वो ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, या फिर आपको एक और तरीका बताता हूँ कि जो एनायनिक होते हैं, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, मतलब कि जिन पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे OH नेगेटिव, OCH3 नेगेटिव या फिर OET नेगेटिव, इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज ऐसे ही बन गया है इस पर। तो ये जनरली क्या होंगे आपके, ये हमेशा हमेशा मोस्टली, या फिर यूँ बोलो मोस्टली गिव SN2 रिएक्शन। ठीक है, इन पर देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है इनकी। या फिर यूँ बोलो कि अनायनिक न्यूक्लियोफाइल तो मोस्टली SN2 रिएक्शन ही देने वाले हैं ये। उसके बाद बात करता हूँ सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट में आपने नेक्स्ट पिछले जो आपने SN1 पढ़ा था उसमें आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया था SN1 में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया था आपने SN1 में ताकि वो निकलने वाले एनायन को अब उसको क्या कर सके, केज की फॉर्म में उसको बचा सके, उसको केज बनाकर उसको बचा सके, ताकि वो दोबारा से उस कार्बोकेटाइन पे अटैक ना कर दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं SN1 में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप ये SN1 के बाद देख रहे हैं, SN1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। बोल दो तो मैं उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, नीचे जाके आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। सब कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है अच्छी अच्छी तरीके से, बहुत बड़ी वीडियो भी SN1 पे ही बनाई है सिर्फ, और क्वेश्चंस भी देखे गए हैं उसमें। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और लेकिन इसमें जो होता है पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है SN2 में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज़ किया जाता है। देखेंगे एन डाइमिथाइल, कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पर क्या होगा, प्रोटिक तो नहीं होने वाला। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ये प्रोटिक नहीं बोलेंगे इसको, प्रोटिक हम उसको बोलते हैं कि H निकलने के बाद, सॉरी, जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज करता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम कहेंगे पोलर एप्रोटिक। देखो पोलैरिटी आ रही है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव लिखा है मैंने, और कार्बन पे पॉजिटिव, मतलब पोलर बन गया, और प्रोटिक भी नहीं है, एप्रोटिक होगा, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कह देंगे इसको। तो इस तरीके से आप देखेंगे। इसका यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है रिएक्शन होने वाली है अल्काइल हैलाइड में और आने वाला है न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात है। अगर इस न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक करना है, इस पे अटैक करना है, तो क्या इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करूँगा क्या? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर लिया, सपोज़ करो मैंने वाटर ले लिया, वाटर आपको मैंने बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इधर अटैक करने की बजाय इसके साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनाने लगेगा, इंटरेक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच अल्काइल हैलाइड पर मुश्किल हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसको अवॉइड ही करते हैं जनरली इसीलिए। लेकिन अगर मैं ये ले लूँ तो ऐसी कंडीशन नहीं आती है, ये सिंपली क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ठीक है, इससे बचने के लिए, तो इससे बचने के लिए
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे आपका अटैक नहीं कर पाएगा उस पर। ठीक है, तो ये पहला रीज़न होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे, तो आप देख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप का जो नेचर होना चाहिए वो सेम होता है एज कंपेरिजन टू किसके, SN1 के सेम होता है आपका। ठीक है, तो सबसे अच्छी खास बात यही होती है कि SN1 और SN2 में जो होता है सिमिलैरिटी यहीं पे आती है कि जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बना लेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SN1 और SN2 में क्या समानताएं हैं। आप बोल सकते हो कि जो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप है वो इसमें सेम होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बता दूं मैं, रिएजेंट जो होते हैं एल्काइल हैलाइड्स के लिए, जो रिएजेंट जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिए वो जनरली आपके क्या ले सकते हो, OH नेगेटिव ले सकते हो, SH नेगेटिव ले सकते हो, CN नेगेटिव ले सकते हो, I नेगेटिव ले सकते हो, या NH3 भी ले सकते हो। ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल हैं, स्ट्रॉन्ग एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब अगर ये जब भी आएंगे तो आपकी SN2 की जो रेट होगी वो जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस में क्या कहते हैं। CH3Cl को अगर मैं KOH से रिएक्ट करूँ तो आपको पता है OH नेगेटिव है, तो ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि आपका अटैक करेगा इस पर, और SN2 रिएक्शन के साथ आपका प्रोडक्ट बना देगा ये वाला CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसमें मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन में, CH3 CH2 CH2 और Br, जैसा कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और साथ में इसमें मैं NaOH दूँ और DMF दूँ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, जो मैंने पीछे करवाया था आपको, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ये आपका होता है। अगर ये कंडीशन आ जाए आपकी, मतलब कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, तो यहाँ पर क्या कौन सी रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन देगा ये, CH2OH प्लस Br नेगेटिव। तो इस तरीके से बनता है। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं आपसे, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है, CH3 और ET मतलब कि इथाइल है ग्रुप यहाँ पर, और KOH के साथ मैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ले लूँ, DMSO ले लूँ, मतलब कि CH3 और सल्फोक्साइड, इस तरीके से ये आपका क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव सल्फर पे पॉजिटिव, दो पोल बन गए तो पोलर हो गया। साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, मतलब SN2 की कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो SN2 में आपको पता है जो इन्वर्जन बनता है, और इन्वर्जन बनता है तो ये पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। तो ये आपका प्रोडक्ट बनकर आता है इस तरीके से। तो आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका कोई भी आपका अल्कोहल दिया हो, अगर उसमें ये 3 रिएजेंट दिए होंगे, PCl3, या फिर दिया होगा PCl5, या फिर दिया होगा SOCl2, तो हमेशा ध्यान रखना इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, हमेशा याद रखना कि इसमें जो प्रोडक्ट बनाना है आपको RCl बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। या फिर PBr3 दिया हो तो इसमें आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे, RBr बनाओगे। ठीक है, RBr आपको मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, 4 रिएजेंट है, चारों की जो मैकेनिज्म होगी सेम होगी, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखते हो तो आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर ये रिएजेंट आपको रिएक्शन के बीच में दे देते हैं। स्टेप्स की जो रिएक्शन होती है 3-4 स्टेप्स में, एक स्टेप आपका इनमें से कोई भी रिएजेंट डालकर आपको कंफ्यूज कर देता है, तो आपका पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो कि SOCl2 डाल दिया, ROH में मैंने SOCl2 डाल दिया बच्चों, SOCl2 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि RCl तो बन जाता है, लेकिन ये किसके उसमें बनता है, ये बनता है रिटेंशन की फॉर्म में, जो कि आपकी SNI रिएक्शन होती है, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो इस पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, वरना आपको SOCl2 अगर पिरिडीन के केस में होगा तो हमेशा क्या बनाना है, SN2 की रिएक्शन आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इसमें आपको SNI फॉलो करनी है नीचे वाली में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन और मेरे को ध्यान में आ रहा है कि
इस तरीके से था, आई और हाइड्रोजन, आई और हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका Me और हाइड्रोजन था। तो यहाँ पर उसने डाला हुआ था QH डाला हुआ था और साथ में DMSO दिया हुआ था, DMSO दिया हुआ था। आपको पता है OH नेगेटिव आएगा। DMSO का मतलब है कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, जो ऊपर मैंने करवाया था डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का, नॉन पोलर सॉरी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब कि SN2 को फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। यहाँ पर SN2 और SN1 डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये SN1 भी देगा SN2 भी देगा, लेकिन अगर DMSO है, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, तो SN2 करता। अगर ये पोलर प्रोटिक होता तो शायद SN1 कर देता, अगर यहाँ पर रिएजेंट भी कुछ ऐसा ले लिया जाता जो कि थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग तो आपको पता है SN2 फेवर करता है। तो इस तरीके से आपको SN1 और SN2 में डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। अगर SN2 है तो ये जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, मतलब जो OH आके अटैक करेगा वो नीचे आकर अटैक करेगा, ये Me और ये आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका प्रोडक्ट बनकर उभर कर आता है, ये आपका प्रोडक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए, ये था आपका SN2 के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ मतलब भेजिए उसको, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए, ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। और आपके छोटे भाई बहन हैं जो कि अब 11th-12th में आ चुके होंगे, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, काफ़ी मदद मिलेगी उनको इन वीडियो से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए, ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और अपना मतलब बेस्ट देते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।